रोम रोम जी सभी को। आज हम क्लास 10वीं का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से आसानी से समझा जा सकता है। और जो बच्चे देखो कितने सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, कितने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी आज तक ये हाल है कि ढेर सारे बच्चों का, मोस्टली सरकारी स्कूल्स के ढेर सारे बच्चों का रीअपियर कंपार्टमेंट आता है। क्या एक साल में हम इतना भी नहीं करवा सकते कि बच्चे कम से कम पास तो हो जाएं? तो एक नए तरीके से क्लास 10वीं के पहले चैप्टर को आज समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको प्रमोट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्या किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझने के लिए? सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। पूरी की पूरी क्लास अपनी बाइलिंगुअल चलेगी, तो हिंदी और अंग्रेजी वाले दोनों तरीके के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे लेके चलें तो इट इज ए चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चार चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं। टू द पॉइंट चलेंगे, हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल जो निचले दर्जे के बच्चे हैं ना, उनको ऊपर उठाने के लिए हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। हम कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए उस वजह से नहीं पढ़ा रहे। हम चाह रहे हैं कि एक मिनिमम एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे। तो हम सबसे निचले पायदान के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल टू द पॉइंट ही पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ा के किस तरीके से अच्छे मार्क्स लिए जाएं बोर्ड एग्जाम्स में। तो इट इज चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट मतलब तीन स्टेट होती हैं, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अवस्थाएं तीन होती हैं, गैस, ठोस और द्रव्य। तो उसमें द्रव्य में से ठोस में चेंज हो जाए, ठोस में से गैस में चेंज हो जाए, ये जो चीजें हैं वो हमारी होती हैं अवस्थाएं। तो किसी भी पदार्थ की अगर अवस्था चेंज हो जाए, कलर रंग आप समझते हो, तापमान टेम्परेचर भी समझते हो कि तापमान चेंज हो जाए या उसमें से गैस निकले, इन चारों स्थितियों में हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब आप अपने रोजमर्रा के कामों में देख सकते हो कि कहां कहां ये चीजें होती हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ जमती है, पिघलती है, अवस्था चेंज होती है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। और क्या होता है जिसमें रंग का चेंज होता है, जैसे हम ब्रेड है, ब्रेड को बाहर रख दें तो कुछ दिन में वो थोड़े टाइम में उसके ऊपर फफूंदी सी जम जाती है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और क्या कर सकते हैं, हमने सेब को काट दिया, सेब को काट के रख देते हैं तो पीला हो जाता है कुछ समय के बाद, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का चेंज हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे ही वो हम नॉर्मल इसमें एयर में लेके आते हैं तो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका तापमान बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर का चेंज अगर हो जाए तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला, गैस जब छोड़ी जाए, अपनी गैस की तरफ मत जाइएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से गैस निकलती है तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये जो रोजमर्रा की चीजों में हम छोटे छोटे चेंजेस देखते हैं ना, उन्हीं को पढ़ने का हमारा केमिकल रिएक्शन पढ़ने का एक मोटिव है। तो हम इसमें इतना ज्यादा मत इसको तवज्जो दो कि ये बहुत ही मुश्किल चीज है, बहुत ही पता नहीं कहां से क्या चीज आ गई। बहुत ही आसान सी चीज है। हम रोजमर्रा की चीजों में जो अभिक्रियाएं होते देखते हैं, जैसे सफेदी है, सफेदी घरों में करते हैं, गांव में देखा होगा आपने। एक मटका लेते हैं, मटके में वो चूना डाल के और पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाते ही वो मटका इतना गर्म हो जाता है कि फिर उसको डंडे से मिलाना पड़ता है। तो वो एक टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर की हम जो बात कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और उन्हीं को समझने के लिए कि वो कैसे होती हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है, क्या क्या चीजें रिएक्ट करती हैं, उन सारी चीजों के लिए हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहली चीज इसमें हम जो पढ़ने को मिलेगी वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब शब्द समीकरण। इक्वेशन हम मैथ्स में ही पढ़ते हैं, x + y = 4, तो ये भी एक समीकरण है, इक्वेशन है। यहां पे हम एक इक्वेशन देखेंगे तो वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण में वो शब्दों के माध्यम से बताता है कि क्या चीजें जुड़ के क्या बना देंगी। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती हैं। तो इन्होंने सेम जो मैथ में होता है, मैथ में बस यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे तीर का लगा हुआ, इतना फर्क और कोई फर्क नहीं है।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले और उन्होंने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो हमने नाम लिख रखे हैं तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रासायनिक इक्वेशन समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि इस मैग्नीशियम का जो रासायनिक नाम, रासायनिक सिंबल जो दे रखा है उसका अगर यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख दिया Mg प्लस O2 कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, MgO। किसी भी चीज के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, बस इतना आप याद रखिए। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन चिपक जाता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित का मतलब है कि इस तरफ जितने मैग्नीशियम है इस तरफ भी उतने ही मैग्नीशियम होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल इक्वेशन में तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये इम्बैलेंस हो गई। एक तरीके से ये तराजू का काम करती है, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं ना, उस तरफ जितना है उस तरफ भी उतना ही होना चाहिए, तभी बीच में बराबर लगा सकते हैं। सेम वही तरीका है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो 2 होने चाहिए, तब हमारी वो इक्वेशन बैलेंस बोली जाएगी। तो बैलेंस इक्वेशन से आप समझ गए होंगे कि संतुलित उसको करना है। तो संतुलित करने के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित इक्वेशन को कीजिए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कैसे करनी होती है संतुलित इक्वेशन, बहुत ही आसान सा काम है। आप देखोगे तो हमें ये इक्वेशन याद नहीं करनी। पहली चीज तो बच्चे ये इक्वेशंस को देख के डर जाते हैं कि इतनी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। संतुलित करने के लिए इक्वेशन हमारे पास बनी बनाई आती है, और ये इतनी इक्वेशन भी आपको इसीलिए लिख के दिखाई है क्योंकि हम इनको संतुलित करना सीखेंगे, और हमें ये सारी याद नहीं करनी है। याद हमने बस कर लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ के MgO बन जाएगा। एक बस ये सल्फ्यूरिक एसिड याद कर लेना कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। इसी से हम बहुत सारी इक्वेशन बना लेंगे जो हमारे इस साल काम की हैं। आगे जो केमिस्ट्री लेके आगे पढ़ता है उसको तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। इस साल तक हम इतना काफ़ी पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा इस साल के लिए। तो हम देखते हैं बैलेंस कैसे करना है। जैसे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गई। उसके बाद मैग्नीशियम भी 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो यहाँ पे 2 और लगा दो, 2 मैग्नीशियम होगी दोनों तरफ, 2 ऑक्सीजन होगी दोनों तरफ, काम खत्म। बस इतना ही है बैलेंसिंग का। आगे हम देखेंगे तो ZnH2SO4, इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सेम वही तरीका, हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, जिंक, तो ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Zn प्लस H2SO4, Zn 1 है दोनों तरफ, H2 दोनों तरफ, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो ये हमारी बैलेंस्ड है। इसमें अगर हम देखें तो Fe3 मतलब यहाँ पे जो Fe है वो 3 बार आया है, तो यहाँ पे भी 3 बार होना चाहिए। 3 बार करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 3 लगा दें। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है, 4 बार ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे भी 4 बार ऑक्सीजन चाहिए। तो 4 बार ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो जो जितना है उतना ही रखेगा, हम यहाँ पे केवल आगे लगाएंगे 4। तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। बस हाइड्रोजन देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा ना उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 4 लगा दिया इसके आगे, तो ये हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 हाइड्रोजन उस तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 हैं, तो आगे 4 लगा दो, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें केवल यहां लगा के उनको वो बैलेंस करना है, यहां पे चेंजमेंट मत करने लग जाना। ठीक है, आगे देखते हैं CO प्लस 2H2 CH3OH। अब इसमें देखिए एक चीज, तो इसके ऊपर ये चीज लिखी गई है 340 ATM, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप बस ये इतना बताने के लिए है कि कोई ऐसी इक्वेशन दिखे तो आप घबराओ मत। तीर के निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा मिल जाता है, किसी किसी इक्वेशन में क्या लिखा मिल जाता है,
टेम्परेचर लिखा मिल जाता है या कुछ कैटालिस्ट लिखा मिल जाता है। कैटालिस्ट क्या होता है कि ये इक्वेशन करवाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है कई बार, तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो हम इस तीर के दोनों तरफ लिखते हैं कि किस चीज की जरूरत पड़ेगी जब हम ये इक्वेशन करवाएंगे। जैसे CO और H2 इन दोनों को जब मिक्स करना पड़ेगा हमें, तो हमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु दाब। जब हम उसको एक सिलेंडर में इतने दबाव से भरेंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसके ऊपर लगाएंगे तो वो दोनों रिएक्ट करके लिक्विड में चेंज होके और वो दोनों मिक्स होके CH3OH बनाएंगे। तो हमें बस इतना समझना है कि ये दोनों तरफ दिया गया है, इसका मतलब क्या है, और इक्वेशन से हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं टेंशन लेनी कि ये कैसे बना दिया वो बना दिया। बस ये देखो कि दोनों तरफ दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन करने के लिए कई बार कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ये देख के चलते हैं कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? पौधे इसका यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल धरती से लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सूर्य की जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की, और एक उनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लोरोफिल पर्णहरित, जो उसके हरे रंग में पत्तों में होता है पर्णहरित, उसकी जरूरत पड़ेगी, और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। दो चीजें जब होंगी तभी वो पानी और ऑक्सीजन को मिला के अपना भोजन बना पाएगा। भोजन मतलब ग्लूकोज, ठीक है, एनर्जी बना पाएगा। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज के साथ और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं और पानी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि ये बीच में आता है, इसका क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए, ठीक है, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। अब बैलेंसिंग की बात देखें तो ये हमारा O एक बार है, H एक बार है, H 4 बार है, कार्बन एक बार है, ये हमारी बैलेंस्ड है। यहां पे देखें तो ये भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा एक यहां पे लिखा आता है कि जैसे यहां पे लिख दिया G ब्रैकेट के अंदर, यहां पे भी लिख दिया G ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? ये इसकी स्टेट बताता है कि हमने इसको गैसियस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में हमने इसको यूज किया है। यहां पे हमने H2 को गैस की फॉर्म में यूज किया है। यहां पे जैसे देख के चलें तो यहां पे आ गया G, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने इस पानी को भाप बना के, गैस के रूप में बना के तब इसका यूज किया है जब ये इक्वेशन हुई है। तो ये जो साथ में जुड़ते हैं, जैसे यहां पे आएगा L, L का मतलब जब इनको हम प्रेस कर देंगे, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे किसी चीज में डाल के, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, और लिक्विड में चेंज हो जाएंगी तो CH3OH किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये केवल इनकी फॉर्म बताता है जो साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद इतना सा है कि आप इक्वेशंस को समझने लग जाओ, इक्वेशंस से जुड़ पाओ कि ये इसमें जो चीज दे रखी है वो क्या हो सकती है। आप उनको देख के घबराओ नहीं। इतनी सारी इक्वेशन आपको याद नहीं करनी है, याद करवाने के लिए नहीं, बस आपको ये चीजें समझाने के लिए कि यहाँ पे जो होता है वो कैटालिस्ट होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी रिएक्शन करवाने के लिए जरूरत होती है, और यहाँ पे जो होता है वो इनकी स्टेट बताई जाती है कि वो गैसियस फॉर्म में है या सॉलिड में है। जैसे ये आयरन हमें किस फॉर्म में लेना पड़ा? सॉलिड फॉर्म में। ये हमने गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे हमने इसको लेना पड़ा सॉलिड फॉर्म में, ये बना हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा बना गैस बन गया। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है, किसी में लिखा होगा किसी में नहीं भी लिखा होगा, ये उसकी केवल फॉर्म बताने के लिए होता है, और ये हमारा कैटालिस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं बैलेंस करना आप सीख गए होंगे, बस दोनों तरफ मैच करना है, और बैलेंसिंग की कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है, रिएक्शन क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, जिसमें रंग और अवस्था और तापमान और उनका गैस निकले, ऐसी इक्वेशन, ऐसी चेंज को, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर हमने उसकी इक्वेशन लिखनी सीखी। इक्वेशन में हमने दो चीज़ें सीखी कि वर्ड की फॉर्म में लिखा जाता है, एक तो जिसमें हम उनके नाम लिखते हैं,
एक केमिकल इक्वेशन जब हम उसके सिंबल का यूज करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, बैलेंसिंग सीखा कि हमने कोई इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। तो उसमें हमने एक इक्वेशन सीखी है Mg+O2 MgO, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। फिर हमने इसी को बैलेंस करना सीखा कि ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पे भी 2 बार होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 2 बार हो गई। और मैग्नीशियम 2 बार है तो यहाँ पे भी 2 बार होनी चाहिए, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इक्वेशन बैलेंसिंग के बाद हमने एक चीज और याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। फिर हमने सीखा कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो हमें एक उत्प्रेरणा मिलती है कि ये इक्वेशन कैसे होगी, इसमें क्या क्या चीजें करनी है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। किसी भी इक्वेशन को होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जो जरूरत होती है वो होते हैं कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। फिर हमने देखा कि इक्वेशन के साथ कई बार ब्रैकेट में स्टेट लिखा आता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। एक उसमें AQ लिखा आता है। AQ का मतलब होता है कि वो एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट का मतलब कि उसको उस पानी में घोल बनाया गया है, एक्वस स्टेट हो जाती है उसकी। तो ये सारी चीजें हमने सीखी हैं अब तक, आपको ये चीजें याद रखनी है। बाकी जो चीजें थी आपको समझाने के लिए बताई गई हैं। और एक हमारी बैलेंसिंग की कुछ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत परेशानी रहती है, तो कुछ ये बैलेंसिंग की एग्जांपल और करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है और क्या चीजें सिर्फ हमें बैलेंस करना सीखना है। ये इतनी सारी इक्वेशन याद नहीं करनी, ये हमें बैलेंस करना सीखना है। कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार, एक बार यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार हो गई, तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो 6 बार हो जाएगी। यहाँ पे मैं ऐसे कर नहीं सकता, मैं 2 को 3 बना दूं, फिर वो ऑक्सीजन नहीं वो ओजोन बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें आगे लगाना है। तो हम क्या देख के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे जो कार्बन है वो 3 बार है, यहाँ पे केवल 1 बार है, तो यहाँ पे 3 लगा दो एक बार। ईटेन ट्रायल से हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, हम लगा लगा के देखेंगे कि बाद में वो बैलेंस, जैसे कार्बन को कर दिया, हो सकता है हम किसी दूसरे को करने लगे तब हमारा ये कार्बन चेंज हो जाए, हमें इसको और भी बढ़ाना पड़ जाए। तो हम ट्रायल, ईटेन ट्रायल मेथड से इसको देखेंगे कि कार्बन 3 बार हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे 7 बार हो गया। लेकिन हम जब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 8 बार यहाँ पे है और 2 बार यहाँ पे, तो 8 बार कैसे किया जाए, यहाँ पे 4 लगा दूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा 8 बार हो गया, यहाँ पे भी 8 बार। कार्बन हमारा 3 बार हो गया, यहाँ पे भी 3 बार। अब ऑक्सीजन देख लो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया है, यहाँ पे 4 और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4, तो 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ऑक्सीजन 10 हो गया है। तो यहाँ पे 10 कैसे बने, आगे 5 लगा दो, 10 बन गया। तीनों की तीनों सेम हो गए, कार्बन भी सेम हो गया दोनों जगह, हाइड्रोजन भी सेम हो गया और ऑक्सीजन भी सेम हो गया। हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। आगे हम अगला देखने चलें तो Fe यहाँ पे 3 है, Fe यहाँ पे 1 है, तो आगे 3 लगा दो, Fe 3 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, आगे 2 लगा दो, नाइट्रोजन दोनों जगह 2 हो गया, Fe दोनों जगह 3 हो गया, नाइट्रोजन दोनों जगह 2 हो गया। एल्यूमिनियम को और मैच कर लो, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया। Al क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ एक हमें याद करने पड़ेंगे, इसको मैं टेबल से याद करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए, इक्वेशन बैलेंस। बस इतना ही काम करना है। ये देखो ये Cl, अगर ये ना भी पता वो क्या है तो ये Cl एक चीज हो गई और ये Na एक चीज हो गई। अगर हमें ये भी नहीं पता कि Cl क्या होती है, Na क्या होती है, तो हमें उसको बस बैलेंस तो कर ही सकते हैं। बस ये देखो कि Cl यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे भी 2 बार होनी चाहिए, आगे 2 लगा दो। अब Na यहाँ पे 2 बार हो गई तो यहाँ पे भी Na 2 बार होनी चाहिए, आगे 2 लगा दो। तो 2 बार Na और 2 बार Cl होगी बैलेंस। तो इसको हम, वैसे Na होता है सोडियम और Cl होता है क्लोरीन। तो अगली देखते हैं हम H2 और O2। तो H2O और H2, तो यहाँ पे 2 और 1 3 H2 हो गए, तो यहाँ पे या तो 3 हो या 3 के मल्टीपल, ये 4 हम कर दें तो 2 और 2 4, हाँ हो जाएगा। अगर हम केवल यहाँ पे 2 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगाने से।
ठीक है। तो H2 हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 यहां पे, और 2 और 2 4 यहां पे हो गए, और 2 और 2 4 यहां पे हो गए। अब इसको अगर हम लेके चलें तो कार्बन को देखते हैं। कार्बन यहां पे 6 बार आया है, तो यहां पे भी 6 बार आना चाहिए, 6 लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहां पे आया है 12 बार, यहां पे केवल 2 बार, तो यहां पे हमें आगे 6 लगाना पड़ेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं बैलेंस हो पाया है या नहीं। ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 बार और 2 8 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 एकम 6 बार और 6 दूनी 12 बार, तो 12 और 6 18 बार, यहाँ पे केवल 8 बार, तो वो 18 बार कैसे हो, ये तो 6 ही रहेगा। इसको हम 12 कर दें तो 12 और 6 18 हो जाएगा। 12 करने के लिए 2 तो यहाँ पे है ही, केवल आगे 6 लगा दें, तो 6 दूनी 12 और ये हमारा 12 और 6 18, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन 18 हो गई। और यहाँ पे भी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 एकम 6, टोटल 18 ऑक्सीजन हो गई। इसमें H8 है, तो हम यहाँ पे 4 लगा दें, तो 4 दूनी 8 और 8 H बराबर हो गए। कार्बन यहाँ पे 7 है, तो 7 लगा दे तो कार्बन बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हम 9 लगाते, 9 दूनी 18 ऑक्सीजन, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी।